हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपाल पांडे, डायरेक्टर ऑफ ब्रेव करियर इंस्टीट्यूट। आप सभी तमाम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का 12वें लेक्चर में वेलकम करता हूं। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो आप पढ़ाई कीजिए। मैं आपसे केवल बोल ही सकता हूं, बाकी करना तो आप ही को है। तो अब लॉकडाउन की अवधि तो अब काफ़ी आगे बढ़ गई है, तो इसको देखते हुए आप लोग थोड़ा सा भी कोताही न बरतें और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए और पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि पढ़ाई जारी नहीं रखिएगा तो फिर धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतते जाएगा। अतः आप सभी बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और लॉकडाउन बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए आप लोग को अब धीरे धीरे पढ़ाई करना चाहिए। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं वो लोग पढ़ाई कीजिए। तो आज हम लोगों का ये लास्ट लेक्चर है और बिलियन आज हमारा समाप्त हो जाएगा। तो उसका आज लास्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है हमारा बिलियनों के अपसामान्य गुण। बिलियन के जो अनुसंख्य गुणधर्म है, उन अनुसंख्य गुणधर्म का अपसामान्य गुण। देखिए, अनुसंख्य गुणधर्म कितने थे? तो अनुसंख्य गुणधर्म 4 तरह के थे। पहला था वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा था क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा था हिमांक का अवनमन और चौथा था परासरणी दाब। चारों के बारे में मैंने डिटेल से बता दिया था। और ये चारों के चारों जो अनुसंख्य गुणधर्म है वो किस पे निर्भर करते थे? तो वो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि बिलियन के जो ये अनुसंख्य गुणधर्म है, इनका अपसामान्य आचरण क्या होता है। मतलब ये अपने आचरण से अलग व्यवहार क्यों प्रदर्शित करते हैं और किस स्थिति में बिलियन अपसामान्य गुण प्रदर्शित करने लगता है, किस स्थिति में बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म जो है अपसामान्य व्यवहार करने लगते हैं। अर्थात सभी गुणों में व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। जैसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है तो उसमें भी बदलाव आ जाएगा, क्योंकि वो भी कणों की संख्या पर निर्भर करता है। क्वथनांक के उन्नयन में भी परिवर्तन आएगा, हिमांक के अवनमन में परिवर्तन आएगा और परासरणी दाब में भी परिवर्तन आएगा। तो बिलियन की वह कौन सी स्थिति है जबकि ये अपसामान्य आचरण आने लगता है, और इसको हम लोग आज देखेंगे। तो देखिए, एक बार आप लोग, सब कुछ आपके बोर्ड पे लिखा हुआ पहले से। तो अपसामान्य गुण आचरण प्रदर्शित करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि बिलियन जो होता है, जब बिलियन में उसके अणु लिए जाते हैं और वो अणु संगुणित हो जाते हैं या विघटित हो जाते हैं, या तो वो टूटेंगे या नहीं तो जुड़ेंगे। तो अभी तक जो भी हम लोगों ने बिलियन देखा था उसमें हम लोग वैसे अपघट्य लेकर के चल रहे थे जो कि आयन में नहीं टूटते थे या किसी के साथ जुड़ते नहीं थे। मतलब कि जैसे यूरिया का विलयन हम लोग लेते थे, चीनी का विलयन हम लोग लेते थे, तो ये सभी जिस रूप में है उसी रूप में रहते हैं। वे कभी किसी दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं, ना टूटते हैं ना ही किसी से जुड़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी अपघट्य हो सकते हैं जो आयनों में टूट जाएं, या कुछ ऐसे भी अपघट्य हो सकते हैं जो कि एक से जुड़ करके और कई में परिवर्तित हो जाएं। जैसे एसिटिक अम्ल का अणु जो होता है या कोई भी अम्ल का जो अणु होता है वो कभी भी एक रूप में नहीं रहता है। ये मैंने फॉर्मलता जब टॉपिक पढ़ाया है उस समय भी आप लोगों को समझाया है। तो फॉर्मलता में आप जा करके द्विगुणित त्रिगुणित का मान समझ सकते हैं कि द्विगुणित क्या होता था, त्रिगुणित क्या होता था। तो एसिटिक अम्ल द्विगुणित हो जाता था, और वहीं पे मैंने आपको ये समझाया था कि CH3COOH ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है और इसका द्रव्यमान निकालोगे तो 60 आता है। आप लोग चेक भी कर लोगे। देखो, CH3COOH है तो CH3COOH, चलिए मिलाइए। तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 3, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16, 32 और हाइड्रोजन का 1, 15, 12, 27, 27, 1, 28, 2, 30, 30, 60। तो बिल्कुल एसिटिक अम्ल का अनुभार जो होता है वह 60 होता है। लेकिन जब ये द्विगुणित हो जाएगा, मतलब ये अकेले नहीं रह सकता, ये जब रहेगा तो द्विगुणित होकर के रहेगा। मैंने वहाँ फॉर्मलता में इसको समझाया है, ठीक है। तो उस समय में इसका द्रव्यमान जो होगा वो 60 दूनी 120 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि द्विगुणित की स्थिति में इसके द्रव्यमान में परिवर्तन आ चुका है और ये 60 से क्या हो चुका है, 120 हो चुका है, ठीक है। तो 60 इसका अनुभार आ रहा है और ये हो जाता है 120 जब दुगना हो जाता है। तो
तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मतलब ये वास्तविक में कुछ और दिख रहा है, मतलब है कुछ और लेकिन वास्तव में कुछ और होगा। इसी तरह से मैंने बताया था कि इथाइन के अणु मिल करके और बेंजीन बनाते हैं। अब देखो इथाइन C2H2 होता है, तो C2H2 तो अकेले 12 दूनी 24 दू 26 होगा खाली, लेकिन इसके 3 अणु मिल जाएंगे, त्रिगुणित हो जाएंगे और एक बेंजीन बना देंगे। और बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है, जो 72 और 6 कितना हो जाएगा 78। तो देखो जी, देखने में लग रहा है कि 26 होगा लेकिन होता कितना है 78 होता है। तो यही वजह है कि ऐसे बहुत सारे अणु होते हैं जो कि देखने में लगता है कि एक है लेकिन वो द्विगुणित हो जाते हैं या त्रिगुणित हो जाते हैं, या हो सकता है कि बहुलक भी बना सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो विलयन होता है वो असामान्य गुण आचरण प्रदर्शित करने लगता है। या फिर जैसे आप NaCl लेते हो, NaCl देखो, NaCl लोगे आप तो Na और Cl में टूट जाएगा। अब देखो ज़रा, NaCl तो तुमने अकेले लिया था, एक ही यौगिक था, लेकिन जब टूटेगा तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। MgCl2, Mg एक है या Cl 2 है, तो टूटेंगे Mg2 प्लस और 2Cl माइनस में, तो कुल 3 आयन हो जाते हैं, जबकि आपको देखने से लग रहा है कि MgCl2 अकेला है। AlCl3 देखने से लग रहा है कि एक है, लेकिन जब आयन में तोड़ोगे तो Al3 प्लस और 3Cl माइनस, मतलब कुल 4 आयनों में विभक्त हो जाता है। तो ये ऐसे अणु हैं जो दिखने में लगते हैं कि एक हैं और होते कुछ और हैं। अब AlCl3 देखने में एक लग रहा था लेकिन है 4, MgCl2 देखने में लग रहा था एक लेकिन है 3, कि Mg एक है Cl 2 है। इसी तरह से NaCl देखने में लग रहा है एक लेकिन है 2। तो वैसे यौगिक जो कि संगुणित हो जाते हैं या विघटित हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जब इस तरह का अपघट्य हम लोग लेते हैं तो विलयन जो है वो असामान्य गुण प्रदर्शित करने लगता है, असामान्य नेचर इसका हो जाता है। और वही विलयन जो होता है वो प्रेक्षित मान, वही उसी तरह के विलयन में प्रेक्षित मान तथा सैद्धांतिक मान में फ़र्क आ जाता है। अब सैद्धांतिक मान तो हम लोग निकालेंगे सीधे मान करके, लेकिन चूँकि बात कुछ और हो चुका है तो इसीलिए प्रेक्षित मान कुछ और आएगा और सैद्धांतिक मान हमारा कुछ और आएगा। यानी असामान्य गुणों के आचरण के चलते ही वान टॉफ नामक वैज्ञानिक ने एक गुणांक निकाला था, और इसी को हम लोग वान टॉफ गुणांक कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पे, आप देख सकते हैं वान टॉफ गुणांक। तो असामान्य गुण प्रदर्शित करने की वजह से वैसे विलयनों के लिए वान टॉफ ने एक गुणांक निकाला, और इसी गुणांक को हम लोग कहते हैं वान टॉफ गुणांक। और ये जो होता है प्रेक्षित मान तथा सैद्धांतिक मान के अनुपात के बराबर होता है। तो अनुसंख्य गुणों के प्रेक्षित तथा सैद्धांतिक मान के अनुपात को वान टॉफ गुणांक कहते हैं। अब देखो, वान टॉफ गुणांक जो होता है अनुसंख्य गुणों के समानुपाती, मतलब अनुसंख्य गुणधर्म जो आपको पता है उनके ये समानुपाती होता है, इसी को कहते हैं वान टॉफ गुणांक। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि वान टॉफ गुणांक को आई से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? आई से। यह किसका मान, किसके मान के बराबर होता है? तो प्रेक्षित मान तथा सैद्धांतिक मान के अनुपात के बराबर होता है। चलिए इस पे आएंगे, इसके पहले मैंने ये सारा बात आप लोगों को समझा दिया। अब कोई पूछे अगर आपसे कि बताओ कि विलयन असामान्य गुण कब प्रदर्शित करता है, या विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म से असामान्य गुण में परिवर्तन क्यों होता है, असामान्य गुण क्यों होने लगता है, तो अनुसंख्य गुणधर्म में बता सकते हो आप कि जब भी कोई ऐसा विलय लेंगे हम जो कि द्विगुणित या त्रिगुणित हो जाए या विघटित हो जाए, तो वैसी परिस्थिति में जो हमने लिया है वो वास्तविक संख्या नहीं है, यानी विलय के कणों की संख्या पर जो निर्भर करने वाला गुण है जो कि अनुसंख्य गुणधर्म है उसमें परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है और अणुओं की संख्या ही बदल जा रही है। अब 2 एसिटिक अम्ल मिलेंगे तो एक अणु बनेगा। अब देखो, देखने में लग रहा है कि एक है लेकिन हो जाता है कितना है, 2 है, उसका द्रव्यमान भी बदल जाता है। तो यही वजह है कि ऐसी स्थितियों में ये असामान्य गुण प्रदर्शित करने लगता है। ओके, तो चलो बाबू, इस तरह से पूछा जा सकता है कि असामान्य मान से आप क्या समझते हो, तो बोल सकते हो कि जब भी किसी विलयन में ऐसे विलय उपस्थित हो जो कि संगुणित या विघटित हो जाए, तो ऐसे में ये जो हम लोगों को प्रेक्षित होता है और जो सैद्धांतिक होता है, इन दोनों मानों में परिवर्तन आने लगता है।
और इसी परिवर्तन को अपसामान्य गुण कहा जाता है। ठीक है, तो देखो जो बात मैंने अभी यहाँ समझाया था इतने देर से, वो सब बात मैंने लिख दिया है कि विलेय के अणुओं का जब संगुणन होता है तब विलेय के कम अणु प्राप्त होते हैं। सीधा बात है कि अब देखो 2 एसिटिक अम्ल मिल के एक अणु बनाएगा। मैंने पिक्चर बनाया है तुम्हारा फॉर्मलता में। 3 इथाइन के अणु मिलेंगे तो एक अणु बनेगा, तो 3 लोग मिल के एक बन रहे हैं, 2 लोग मिल के एक बन रहे हैं। इसका मतलब कि जब उस संगुणन होगा तो विलेय के कम अणु प्राप्त होंगे। मैंने शुरू में ज़्यादा थे लेकिन बाद में कम हो गए और मोलर द्रव्यमान अधिक हो जाएगा। सीधा बात है कि अगर ये 1 है तो 60 है, तो 2 होगा तो क्या 120 हो जाएगा। तो अब बताओ कि 2 लोग, जैसे ये देखो ये 60 है, ये 60 है, अलग अलग 60 हैं, लेकिन मिल गए तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। लेकिन पहले ये दोनों अलग अलग लोग थे, लेकिन अभी ये दोनों क्या हो चुके हैं, एक हो चुके हैं। तो इस तरह से संगुणन का मतलब यही होता है कि संगुणन में 2 अलग अलग लोग थे जो मिल करके एक हो गए और मिलने से इनका अनुभार क्या हो गया, बढ़ गया। और अनुभार बढ़ गया लेकिन संख्या क्या हो गई, संख्या पहले से घट गई, क्योंकि पहले संख्या 2 था, अभी संख्या 1 हो गया। जब इथाइन की स्थिति लोगे बाबू तो देखो 3 लोग हैं यहाँ पे, देखो 3 लोग, तो इथाइन इथाइन इथाइन, तो 3 इथाइन है ना जी, तो 3 लोग मिल करके अब एक बेंजीन बन जाते हैं। तो बोलो पहले 3 लोग था, अभी कितना हो गया, 1 हो गया, लेकिन द्रव्यमान तो 78 हो गया। जब अकेले था तो 26 था, जब अकेले था तो 26 था, तीनों मिल गए तो 78 हो गया। तब द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है लेकिन संख्या ओवरऑल क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि पहले 3 लोग अलग अलग थे, अभी तीनों साथ में आ गए। तो याद रखना कि संगुणन की स्थिति में मोलर द्रव्यमान बढ़ जाता है और अणुओं की संख्या कम हो जाती है। अब वहीं जब विलेय के अणुओं का वियोजन होता है तब अणुओं की अधिक संख्या प्राप्त होती है। वियोजन होगा, बताओ अब ये एक बड़ा अणु है, अब देखो जैसे ये एक बड़ा अणु है, अब इसका जब वियोजन होगा तो 2 हो गए। NaCl है मान लो ये, तो ये NaCl पहले 1 था ना, वियोजन के बाद 2 हो गए, एक Na हो गया, एक Cl हो गया, तो अणुओं की संख्या बढ़ गई, 2 हो गए। तो अब बताओ कि द्रव्यमान तो इसमें मोलर द्रव्यमान पहले से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि पहले दोनों को NaCl लेकर के चलते थे तो द्रव्यमान साथ में जुड़ता था। अभी Na का द्रव्यमान अलग हो गया, Cl का द्रव्यमान अलग हो गया, तो यानी द्रव्यमान पहले से क्या हो जाता है, घट जाता है। साथ में थे तो द्रव्यमान ज़्यादा था, अभी अलग अलग हो गए तो द्रव्यमान कम कम हो गया। तो इस तरह से याद रखना है कि वियोजन के बाद संख्या बढ़ेगी लेकिन द्रव्यमान घटेगा, उसमें अणुओं की संख्या घट जाएगी लेकिन द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो ये सारी बातें ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो वियोजन करवाना है, ये एक अणु है और इसका हमें वियोजन करवाना है। मान लो ये MgCl2 है, ये Mg है और ये दोनों Cl हैं। तो अब जब MgCl2 अकेला है तो ये एक अणु है, लेकिन Mg अलग, Cl अलग, Cl अलग, तो 3 भाग में न विभाजित हो गया जी। तो अनुभार भी घट गया और अणुओं की संख्या बढ़ गई, यानी द्रव्यमान घटेगा और अणुओं की संख्या बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 लोग भी हों तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये चारों थे एक साथ, तो मान लो जैसे कि AlCl3 हो जाए, ये Al हो जाए और ये तीनों Cl हो जाएं, तो AlCl3 में जब वियोजन होगा तो ये अलग अलग हो गए। अब बताओ ये AlCl तो अलग अलग ना हो गए, तो द्रव्यमान एक साथ थे तो ज़्यादा था, अभी अलग अलग हो गया, तो द्रव्यमान घट गया लेकिन अणुओं की संख्या क्या हो गई, 1 से 4 हो गई। कोई दिक्कत है, क्लियर है ना। चलो, तो इस तरह से आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई। वन टॉफ गुणांक क्या होता है, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि विलयनों के अपसामान्य गुण प्रदर्शित करने के चलते वन टॉफ नामक वैज्ञानिक ने एक गुणांक निकाला और इस गुणांक का नाम रखा वन टॉफ गुणांक, और इसे I से सूचित किया जाता है। और ये होता है अनुपात होता है प्रेक्षित मान तथा सैद्धांतिक मान का। अब देखो जरा, प्रेक्षित मान तथा सैद्धांतिक मान के अनुपात के बराबर होता है। अब जरा बात करते हैं। जैसे तुम लोग को याद होगा कि वाष्पदाब के अपेक्षिक अवनमन में डेल्टा P बटा P0 निकाले थे हम लोग, डेल्टा P बटा में P0, और वो प्रेक्षित और सैद्धांतिक हम लोगों ने निकाला था। और ये देखा गया, एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि ये आया, और सैद्धांतिक हम लोगों ने ये निकाला था डेल्टा P बटा P0। याद है? नहीं याद है तो याद करा देते हैं। P0 माइनस PS बटा P0, माने विलायक के वाष्पदाब में से विलयन का वाष्पदाब घटाते थे और फिर विलायक के वाष्पदाब से भाग देते थे।
इसी को हम लोग वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बोलते थे। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन प्रेक्षित बटा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन सिद्धांतिक, इन दोनों का अनुपात जो होगा इसी को हम लोग आई बोलेंगे। इसी तरह से डेल्टा टी बी याद है, डेल्टा टी बी बराबर KBM होता था। पढ़ोगे पीछे तब ना याद रहेगा, तो वो क्वथनांक के उन्नयन में जाओगे तो ये पता चलेगा। वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन देखोगे तो ये समझ में आएगा। तो देखो डेल्टा टी बी जो निकाले थे, एक बार जो हम निकालेंगे और एक बार जो देखा गया है एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके, तो दोनों का जो अनुपात आएगा उसी को आई कहते हैं। हिमांक वाला जो पढ़ाए थे, हिमांक का अवनमन, तो उसमें देखना है कि ये डेल्टा TF, ठीक है, डेल्टा TF मतलब हिमांक का अवनमन और डेल्टा TF सिद्धांतिक जो हम निकाले हैं, और ये जो एक्सपेरिमेंट में देखा गया, प्रयोग में देखा गया है, तो दोनों का अनुपात आई होता है। इसी तरह से ये अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ाए हैं आप लोगों को, परासरणी दाब प्रेक्षित बटा परासरणी दाब सैद्धांतिक, इन दोनों का अनुपात जो होता है वो आई होता है। मतलब जो भी गुण आपको हम पढ़ाए हैं, अनुसंख्य गुणधर्म पढ़ाए हैं, वो एक्सपेरिमेंट से जो निकला है और जो हम लोगों ने निकाला है, उन दोनों का अनुपात लेंगे और उन दोनों का अनुपात को हम लोग आई से सूचित करेंगे। ठीक है, तो देखो सब जो है प्रेक्षित मान के क्या है, समानुपाती हैं। तो याद रखना कि वांट ऑफ गुणांक जो है अनुसंख्य गुणों के क्या है, समानुपाती है, और मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है। ये सब देखो समानुपाती है, अनुसंख्य गुणधर्म हो गए, ठीक है। लेकिन ये लास्ट में देखो पलट गया है, ये जो है सैद्धांतिक मान ऊपर आ गया और प्रेक्षित मान नीचे आ गया है। तो ये वास्तविक में इसका ये परिभाषा है, और ये आई के साथ देख सकते हो कि अनुभार का जो है संबंध वो उल्टा है, ठीक है। ऐसे भी यहाँ पे समझाना रहता है कि ये एक है, अभी ये 4 लोगों में टूट गया, तो वियोजन में क्या हो गया, द्रव्यमान घट गया, लेकिन अणुओं की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। इसी तरीके से यहाँ पे समझ सकते हो कि प्रेक्षित के सामने सैद्धांतिक और सैद्धांतिक के सामने प्रेक्षित, तो ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो ये भी जितना पॉइंट है इसमें सब ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, कई पॉइंट आप बना सकते हो चाहो तो इस तरीके से बाबू आप लोग ये लिख लोगे और क्लियरली समझ लो कि वांट ऑफ गुणांक जो होता है अनुसंख्य गुणों के कैसा होता है, समानुपाती, और मूलर द्रव्यमान के कैसा होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती। अब इसी पे एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को वांट ऑफ गुणांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। अब जरा समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम लोगों को वांट ऑफ गुणांक के बढ़ते क्रम में सजाना है। चलो बात करते हैं। K2SO4, तो आपको पता होना चाहिए कि K2SO4 आयन में टूटता है, तो 2 पोटेशियम 1 सल्फेट मैं आयन में तोड़ रहा हूँ, तब आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, पहले नोट कीजिए। तो चलो देखो, ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को वांट ऑफ गुणांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। हम लोगों को वांट ऑफ के बढ़ते हुए क्रम में इन्हें व्यवस्थित करना है। तो कैसे वांट ऑफ के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे बाबू, तो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। जितने ज़्यादा विलय के कण होंगे उतना ही ज़्यादा वांट ऑफ गुणांक का मान होगा। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है वो है 0.1 m K2SO4। परेशान इससे नहीं होना है कि ये क्या दिया है, क्योंकि देखो ये अगर अलग अलग होता तो ज़रूर इससे परेशानी हो जाती, लेकिन अगर ये अलग अलग नहीं है तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब 0.1 m मैंने इसे मोलरता है, ये मोलरता है। K2SO4 को जब आप तोड़ेंगे तो पता है आपको कि K प्लस में टूटता है, तो 2 K प्लस हो गया और 1 SO4 2 माइनस हो गया, तो अणुओं की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो देख सकते हो कि अणुओं की संख्या बराबर 3 हो गया। इसी तरीके से दूसरा है 0.1 m, ये C6H12O6। देखो ये ग्लूकोज है और ये आयन में नहीं टूटता है, आयन में नहीं टूटता है, टूटता है। तो ये ध्यान रखना है, अणुओं की संख्या मात्र 1 रहेगी। जब अणुओं की संख्या बढ़ेगी तब ना सोचेंगे। यहाँ के अणुओं की संख्या टूट ही नहीं रहा है, तो अणुओं की संख्या 1 हो गया। अब इसको तोड़ते हैं तीसरे को। तो तीसरा है 0.1 m Al2SO4 3। देखो जी कैसे तोड़ते हैं, जिन बच्चों को नहीं आ रहा तोड़ने, बोलो एल्युमिनियम कितनी बार है, 2 बार, तो 2 लगा दो। एल्युमिनियम का याद रखो 3 प्लस होता है।
अब जो नहीं याद है तो SO4 पे 2 माइनस, और कितना SO4 है तो 3 है। तो देखो 2 आयन अल्युमिनियम हो गए और SO4 के 3 आयन, यहाँ से भी दिख रहा है कि ये 2 है और ये कितने हैं 3 है। तो बोलो अणुओं की संख्या टोटल हो गई 5, अणुओं की संख्या बराबर 5। तो इसमें 5 अणु हो गए। और ये है लास्ट चौथा 0.1 मोलर NaCl। तो बोलो अब यहाँ पे ये NaCl साफ साफ दिख रहा है कि 1 है, तो यहाँ अणुओं की संख्या 2 हो गई। तो अणुओं की संख्या के आधार पर आप सजा दीजिए, यही वन टॉफ गुणांक का आंसर होता है। तो वन टॉफ गुणांक का और क्रम देखो, वन टॉफ गुणांक को किससे सूचित करते हैं याद है? आई से सूचित करते हैं कि का बढ़ता हुआ क्रम सबसे पहले आता है। बोलो क्या? सबसे पहले आएगा बढ़ता हुआ क्रम 3, और उसके बाद क्या होगा बोलो? तो बढ़ते हुए क्रम में मैंने छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं, चलिए कोई बात नहीं। सबसे छोटा है 2, 2 के बाद है 4, 4 के बाद है 1 और 1 के बाद है 3। तो ये आपका बढ़ता हुआ क्रम हो गया, मतलब जिसके अणुओं की संख्या जितनी ज़्यादा वन टॉफ गुणांक का मान उतना ही ज़्यादा। इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना था, तो क्वेश्चन लिख लो और यहाँ पे ये आंसर है आपके सामने। पढ़ाई करो बाबू, नहीं मेहनत करोगे तो कैसे काम चलेगा? समझ में आ रहा है? बहुत दिन बैठ लिए, अब थोड़ा मेहनत बढ़ाइए। अब लगातार वीडियोस आते रहेंगे। अब ये इस चैप्टर का ये आखिरी लेक्चर है, इसका नेक्स्ट चैप्टर हम डालेंगे वीडियो। तो ठीक है, नोट करिए जल्दी। चलो देखो, तो अभी हम लोग वियोजन की मात्रा और संगुणन की मात्रा और वन टॉफ गुणांक में संबंध देखने जा रहे हैं। तो वन टॉफ गुणांक आया ही किस लिए ये आपको पता है, अपसामान्य गुणों के चलते। मतलब विलयन के जो अनुसंख्य गुणधर्म थे उनसे अपसामान्य व्यवहार होता था। और वो अपसामान्य व्यवहार किस वजह से? तो या तो संगुणन नहीं तो विघटन, या विघटन को हम लोग वियोजन भी बोल सकते हैं। तो आखिर इन्हीं की वजह से आई को लाना पड़ा, वन टॉफ गुणांक को लाना पड़ा। तो पहले एक बार वियोजन को देखेंगे और फिर हम लोग संगुणन को देखेंगे कि वियोजन की मात्रा किस तरह से वन टॉफ गुणांक पर निर्भर करती है, और फिर देखेंगे कि संगुणन की मात्रा किस तरह से वन टॉफ गुणांक पे निर्भर करती है। यहाँ हमने वियोजन की मात्रा को अल्फा माना है और संगुणन की मात्रा को भी हमने अल्फा माना है। एक एक करके बात एकदम आसानी से समझ से जाओगे। तो देखो जी, वियोजन के लिए पता है बाबू आप लोग को कि 1 मोल चाहिए, एक आदमी कई भाग में टूटेगा, और संगुणन में कई लोग मिल करके एक बनेंगे। तो देखो, एक आदमी अकेला है, एक आदमी ये अकेला है और ये कई लोगों में टूट गया, कई लोगों में टूट गया। समझ में आ रहा है? जैसे NaCl होगा तो ये 2 लोगों में टूटेगा, Na और Cl। MgCl2 होगा तो Mg1 और 2 Cl में टूटेगा। AlCl3 होगा Al1 और 3 Cl में, मतलब 4 अणुओं की संख्या। तो n का मान क्या हो रहा है? लगातार बदल रहा है। तो ये ध्यान रखोगे हमेशा। मान लिया कि प्रारंभिक मोल 1 मोल है, और तो अगर ये 1 मोल है तो ये तो शुरू में कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो 0 होगा। जब साम्य अवस्था आ जाएगा विलयन का जब साम्य अवस्था आएगा तो उस समय में ये मान के चलेंगे कि अल्फा इसमें से निकल गया, अल्फा इसमें से टूटा है। तो 1 मोल से ना अल्फा टूटा है जी। तो इधर तुम्हारा कितना मोल बना है? तो n मोल बना है। तो 1 मोल से अल्फा टूटता है, 1 मोल से अल्फा बनता है। n मोल बन रहा है तो n अल्फा बनेगा। तो अगर ये 1 मोल से टूटा है तो सिर्फ अल्फा टूटेगा। और बना कितना मोल है? n अल्फा। अगर 2 मोल होता तो 2 अल्फा, 3 मोल होता तो 3 अल्फा। समझ गया ना? लेकिन इधर बाएं में तो सिर्फ 1 मोल है, तो इसीलिए अल्फा टूटा है। तो अल्फा टूटेगा तो बचेगा कितना? 1 माइनस अल्फा। और बनेगा कितना? तो n अल्फा। बात एकदम समझ गया? अब चल देखो जरा, तो प्रेक्षित मोल माने हमें कितना दिखाई दे रहा है वास्तव में? तो वास्तव में कहानी कुछ और है, लेकिन सैद्धांतिक हमने माना था 1। तो शुरू में हमने माना कि 1 मोल है, लेकिन वास्तव में वो 1 मोल नहीं रहा, क्योंकि वो जो हमने विद्युत अपघट्ट लिया है वो टूटने वाला है। तो टूट करके वो इतना मोल बन रहा है, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। तो बात बुझा रहा है क्या कह रहे हैं हम? कि 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, ये मेरे को मोल दिख रहा है वास्तव में। हमने जो शुरू में लिया था वो कितना है?
तो 1 मोल लिया था। तो दोनों बात बदल गई ना जी, प्रेक्षित कुछ और है, सैद्धांतिक हमने कुछ और माना था। तो देखो अब आई हमने क्या बोला था आप लोगों को, प्रेक्षित मोल बटा में सैद्धांतिक मोल। प्रेक्षित मोल कितना 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और सैद्धांतिक मोल कितना 1, यानी आई का मान इसके बराबर हो गया। 1 को लाके गुना करोगे तो बात तो वही रह जाएगा। तो आई गुना 1 बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अब देखो जी, तो आई हो गया और एक 1 है, तो 1 को इधर ले आओ तो आई माइनस 1 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे देखो अब एन अल्फा माइनस अल्फा लिख सकते हैं क्या, तो इसी को आप चाहते तो आई बराबर ये कर सकते थे, आई माइनस 1 बराबर एन अल्फा माइनस अल्फा। अब देखो समझो लोग, तो आई माइनस 1 बराबर दोनों में अल्फा कॉमन कर लो तो एन माइनस 1 देख लो, तो आई माइनस 1 बराबर अल्फा गुना एन माइनस 1। अब यहाँ से अल्फा निकाल सकते हो बाबू कैसे, तो आई माइनस 1 को यही रहने दो, आई पूरा ब्रैकेट गुना में है तो इधर आके भागा में होगा। तो ये सूत्र हो गया, अल्फा बराबर आई माइनस 1 बटा में एन माइनस 1, और ये अल्फा क्या है बोलो, तो वियोजन की मात्रा है। तो ये सूत्र हो गया, और ये इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि वियोजन की मात्रा और 1/2 गुणांक में क्या संबंध है। तो आई अल्फा बराबर आई माइनस 1 बटा में एन माइनस 1। तो याद रखना तो आसान है बाबू, आई माइनस 1 एन माइनस 1, अल्फा क्या बोलो, आई माइनस 1 बटा एन माइनस 1। और एन क्या है आपको पता है कि कितने में टूटा है, जैसे AlCl3 4 में टूटा है, एक Al3Cl, तो एन का मान 4 हो गया। तो वो आप लोग देखोगे क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा। बस मेन इसका कहानी यही हुआ कि अल्फा और आई में ये संबंध है, मतलब जब वियोजन की मात्रा होगी तब, ये मत सोच लेना ना कि किसी भी स्थिति मत लगा देना, जब वियोजित होगा तभी करना, अगर संगुणित होगा तो बात दूसरा होगा। तो ये याद रहेगा। इसके बाद संगुणन की मात्रा व 1/2 गुणांक में संबंध। अब देखो जी, इसको भी हम लोग अल्फा ही मान के चल रहे हैं, लेकिन स्थिति यहाँ कुछ और है, वहाँ स्थिति कुछ और थी। वहाँ NaCl MgCl2 का उदाहरण ले रहे थे, यहाँ पे एसिटिक अम्ल का उदाहरण लेंगे। मैंने बताया था फॉर्मलता में भी, कुछ देर पहले भी समझाया है। एसिटिक अम्ल भी ले लेंगे, और इसके अलावा और भी छोटे छोटे जो अम्ल होंगे वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। इथाइन अभी मैंने समझाया था कि बेंजीन बन जाता है जुड़ करके, तो बहुत सारे चीज़ बन सकता है, वो हम देखेंगे आगे। तो देखो एन मोल मैंने बहुत सारे लोग जैसे, तो देखो तो यहाँ पे एन मोल मिल करके 1 मोल बन रहा है, ध्यान देना। तो एन मोल मिल के 1 मोल बना, तो इसको संगुणन मैं बता रहा था कि एसिटिक अम्ल को लेंगे, इस केस में इथाइन को लेंगे, जो 2 लोग मिल करके 1 बन जाए, 3 लोग मिल के 1 बन जाए, 10 लोग मिल के 1 बन जाए, तो वो एन की मात्रा होगी, एन का वैल्यू होगा। मान लिए कि प्रारंभिक मोल 1 है, तो ये बाद में क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि शुरू में तो जैसे ही हमने शुरुआत की रिएक्शन का, तो ये तो अकेले रहने का ना, अभिकारक रहेगा और ये नहीं रहेगा। जैसे साम्य अवस्था आएगा, मान लिया कि इसमें से भी अल्फा ये निकला है, अल्फा निकला, संगुणन की मात्रा निकल गई इसमें से, तो अब देखो एन लोग मिल के 1 बना रहे हैं, तो एक आदमी मिल के कितना बनाएगा, तो अल्फा बाई एन, क्योंकि ये एक अकेला आदमी है। ध्यान रखना इस बात को कि एक अकेला आदमी है यहाँ पे, तो एन लोगों के चलते अल्फा हो रहा है, तो एक आदमी के चलते कितना होगा, तो अल्फा बटा एन होगा। मतलब अल्फा बटा एन की मात्रा बनेगी और 1 माइनस अल्फा निकलेगा, ठीक है। और ये है क्या, अल्फा, तो संगुणन की मात्रा है। तो देखो जी, प्रेक्षित मोल क्या हुआ हमारा बताओ, तो सबको जोड़ देंगे जो साम्य अवस्था पे है, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा एन हो गया। और सैद्धांतिक मोल हमने 1 माना था, क्लियर है इस बात को। तो देखो आई फिर से वही बात, किसका अनुपात होता है, प्रेक्षित मोल बटा में सैद्धांतिक मोल। तो प्रेक्षित मोल 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा एन, और सैद्धांतिक मोल 1 हो गया, तो फिर 1 से गुना करा दो, तो आई बराबर यही ना रह जाएगा जी। तो आई बराबर 1 प्लस, अच्छा देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, इसको एक बार और मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा एन। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1 प्लस अल्फा बटा एन माइनस अल्फा, ये लिख सकते हैं क्या, इसको पहले कर दिए इसको बाद में कर दिए। तो 1 प्लस अल्फा को कॉमन कर लो, तो 1 बटा एन माइनस 1 हो जाएगा। तो वही मैंने किया है, देख लो, 1 प्लस अल्फा गुना 1 बटा एन माइनस 1। जिनको नहीं समझ में आया वो यहाँ से रफ लिख लीजिएगा,
इसको पहले करके इसको बात कर दिया और कुछ नहीं किए हैं ज़्यादा। तो देखो बाबू यहाँ से आई बराबर 1 प्लस अल्फा इंटू 1/n-1। सूत्र में थोड़ा सा बदलाव है, खाली n की जगह 1/n कर देना है। तो अब ये पूरे को भेज दो उधर में, पहले तो 1 को भेजो, तो i-1 हो जाएगा बराबर अल्फा गुना 1/n-1। तो अल्फा बराबर i-1 रहेगा और ये नीचे चला जाएगा, तो i-1 बटा में 1/n-1। तो ये तुम्हारा सूत्र हुआ और ये संगुणन की मात्रा हो गई, इसको बोलेंगे संगुणन की मात्रा। तो बस दोनों में बदलाव क्या है, संगुणन की मात्रा और वियोजन की मात्रा का i के साथ क्या संबंध है। तो एक बार बोलेंगे कि अल्फा बराबर i-1 बटा n-1, और एक बार बोलेंगे संगुणन की मात्रा में अल्फा बराबर i-1 बटा में 1/n-1। तो इतना ही दिमाग में सेट रखना है कि एक जगह n-1 और एक जगह 1/n-1। एक न्यूमेरिकल करते हैं तो आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कब संयोजन होता है और कब वियोजन होता है। तो पहले बाबू नोट कर लो, समझ में आ गया तो बहुत अच्छा बात है, नहीं भी बहुत कम थोड़ा समझ में आया तो ये सूत्र बस दिमाग में रखिएगा कि वियोजन की मात्रा का ये 1/2 गुणांक के साथ क्या संबंध है और n की मात्रा क्या है। तो इसमें वियोजन में है कि 1 मोल कितने मोल में टूट रहा है, इसमें कितने लोग मिल के 1 बन रहे हैं। अगर 2 लोग मिल के 1 बन रहे हैं तो n का मान 2 है, 3 लोग मिल के बन रहे हैं तो n का मान 3 है, 10 लोग मिल के 1 बन रहे हैं तो n का मान 10 है। तो n का मान दोनों में आपको क्लियर है, i क्लियर है, अल्फा क्लियर है। अल्फा बराबर बोलो i-1 बटा n-1, इसमें वियोजन की मात्रा। अल्फा बराबर बोलो i-1 बटा 1/n-1। तो ये क्या हुआ, संयोजन की मात्रा। नोट करो। तो देखो इस एक न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने है। न्यूमेरिकल है कि 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 1.62 केल्विन का अवनमन हो जाता है और मोलल अवनमन स्थिरांक 4.9 केल्विन केजी पर मोल है। तो विलयन के संगुणन की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। एक एक करके बात पकड़ते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि जैसे ही आपको बोला अवनमन तो दिमाग में खटाक से आना चाहिए कि अवनमन तो सर आप पढ़ाए थे, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। और बाबू आपको सूत्र याद होगा, डेल्टा TF बराबर हमने बोला था KF गुना M, या फिर इसी को मैंने बोला था KF गुना, और मोल को हम लोगों ने क्या लिखा था, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार केजी में। तो विलेय के मोलों की संख्या n होता है और बटा में W होगा। और ये फिर लिख दिया था हमने, इसको दिया गया भार बटा में अनुभार, तो W गुना 1000 और बटा में ये अनुभार, विलेय का अनुभार, और ये गुना W, ये ग्राम में था। ये सूत्र आप लोग जरा पीछे से पलट के देख लीजिएगा, और यहाँ नहीं भी देखना तो कोई बात नहीं, यहाँ से ये आ जाएगा। तो देखो हिमांक का अवनमन पकड़ लेना तुरंत, और वो डेल्टा TF होता है और वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब कह रहा है कि मोलल अवनमन स्थिरांक, देखो जी KF भी दे दिया है, तो चलो तुम्हारा काम हो रहा अच्छे से। तो डेल्टा TF दिया है, KF भी दिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि विलयन के संगुणन की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। तो हम लोग चलते हैं करने के लिए। संगुणन की प्रतिशत मात्रा मैंने अल्फा के बारे में कह रहा है, तो एक एक करके कैसे करेंगे जरा समझो। सबसे पहले तो हम डेल्टा TF निकालते हैं। तो डेल्टा TF जो हम निकालेंगे तो उसमें डेल्टा TF के द्वारा हम m निकाल लेते हैं। ये m है क्या पता है, याद है ना, विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार याद होगा तुम लोग को। तो एक काम करें, हम कैसा सोचे, तो हम लोग को पता है कि i का मान कई तरीके से मैंने लिखवाया है, i बराबर, ठीक है, प्रेक्षित मान बटा में सैद्धांतिक मान लिखा था ना जी, और सबसे लास्ट में द्रव्यमान वाला लिखा था, ठीक है। द्रव्यमान वाले में क्या था, सैद्धांतिक ऊपर में और प्रेक्षित नीचे में, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती था। तो चलो निकालते हैं यहाँ से m का मान। तो बोलो ये चला जाएगा नीचे और m चला जाएगा इधर, तो लिखेंगे यहाँ पे, चाहे फिर से लिख देते हैं एक बार, डेल्टा TF बराबर बोलो KF गुना W गुना 1000 बटा में m गुना W, लेकिन ये W ग्राम में है,
तो यहाँ से m बराबर क्या लिख सकते हो कि f गुना W गुना 1000 और बटा में डेल्टा टी एफ गुना W, ये सूत्र हो गया मेरा। यहाँ से रखते हैं चलो, तक कि f का मान कितना है 4.9 है, W बिले का भार 2 ग्राम दिया है गुना 1000 बटा में डेल्टा टी एफ का मान है पता 1.62 गुना विलायक का भार कितना है 25 ग्राम। तो सब चीज़ मिल गया है आपको, अब इसको सॉल्व कर दीजिए बस। तो 49 बटा में ये 10 गुना 2 गुना 1000। अब देखो जी 10, ये 49 इसके बदले में 10 लिखे नीचे, 162 तो इसके बदले में 100 लिखना होगा और गुना 25। चलो कटाते हैं, बोलो तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 चौके 100 हो गया। तो अब बताओ कितना होगा ये, तो 49 चौके कितना होता है 50 चौके 200, 196, 196 दूनी 392, 392 पे 2 जीरो लग जाएगा और 162 से भाग देंगे। तो ये आपका जो हो गया, ये क्या चीज़ का मान आया, m का मान आया, और ये जो मान है वो m प्रेक्षित है, m प्रेक्षित आ गया। कोई दिक्कत है? तो प्रेक्षित अनुभार हमने निकाल लिया। अब सैद्धांतिक निकालते हैं, m सैद्धांतिक। तो किसका निकालना है हम लोगों को, तो बेंजोइक अम्ल का। बेंजोइक अम्ल क्या होता है C6H5COOH। तो बोलो 12 गुना 6 होगा प्लस 1 गुना 5 होगा प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 गुना 2 होगा और हाइड्रोजन का 1 होगा। तो बर्छक 72 हो गया ना जी। तो चलो निकालते चलते हैं, बर्छक 72 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1। तो ये जोड़ोगे तो 72 5 77, 77 12 89, 89 1 90 32 122 आ गया। तो देखो सैद्धांतिक भी निकल चुका, प्रेक्षित भी निकल चुका। अब आपको पता है एक सूत्र कि I बराबर क्या होता है, तो I बराबर क्या होता है बोलो, m सैद्धांतिक, देख लोगे पीछे से, m सैद्धांतिक बटा में m प्रेक्षित। तो m सैद्धांतिक का मान कितना है, m सैद्धांतिक का मान है 122। तो I बराबर होता है m सैद्धांतिक बटा में m प्रेक्षित, और m सैद्धांतिक कितना है 122 और m प्रेक्षित कितना है, तो 39,200 और बटा में 162। तो इसको लिख सकते हैं 122 गुना 162 बटा में 39,200। अब इसको गुना करके भाग दो। तो देखो यहाँ मैंने कैलकुलेट कर दिया इसको, इन दोनों को गुना करने के बाद ये इतना आता है और इससे जब भाग दिया तो 0.504 आया है। आप इसको चाहते तो अप्रॉक्स में 0.50 भी ले सकते हो या 1/2 भी ले सकते हो। अब देखो संगुणन की स्थिति में हमने I निकाल लिया, और जब I निकाल लिया तो आपको पता है कि अल्फ़ा का वैल्यू क्या होता है, I-1 बटा में 1/n-1। दो सूत्र समझाया था मैंने, I-1 बटा n-1 कब, जब विघटन की स्थिति हो, और I-1 बटा में 1/n-1 जब संगुणन की स्थिति हो। तो संगुणन है यहाँ पे। चलो बाबू अल्फ़ा निकालते हैं फटाफट। I का मान कितना आया है, 1/2 ही मान लेते हैं, आसान रहेगा। 1/2 - 1 और बटा में 1/n-1। तो 1/n-1 यहाँ पे रखेंगे और फिर इसकी मात्रा निकालेंगे। भी कोई अम्ल बोलेगा, सोच लिए होगे आप लोग, जब भी कोई अम्ल बोलेगा तो याद रखना कि वो हमेशा द्विगुणित होता है। अम्ल की स्थिति में याद रख लो आज के बाद हमेशा कि जब भी अम्ल बोले तो समझ लेना कि द्विगुणित होगा, और द्विगुणित हुआ तो n का मान 2 लेंगे। मतलब 1/2 - 1 और यहाँ पे 1/n, तो 1 बटा और n का मान क्या होगा 2 होगा, तो 1/2 - 1। तो ऐसे करने से तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इसका मतलब आपको इसको 0.504 ही लेना पड़ेगा। 0.504 ले लो, -1 बटा में 1/2 - 1। अभी इसको सॉल्व करो। तो देखो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाल दिया, अल्फ़ा बराबर I-1 बटा 1/n-1 हो गया। I का मान वहाँ से हमने निकाला हुआ है। अगर इस ये 0.50 लेते हो तो फिर तो ये कैंसिल ही हो जाएगा।
इसलिए इसको अभी हम लोग नहीं लेंगे बराबर करके 1/2। तो चलो तो अल्फ़ा बराबर i माइनस 1/1/n-1। तो देखो जी, मैंने आपको याद करा दिया कि जब भी अम्ल रहेगा तो n का मान 2 ले लेंगे। ठीक है, तो i की जगह रख दो 0.504 - 1 और n की जगह 2 रखो, अम्ल है तो 2 रखना है, 1/2 - 1 हो गया। तो इसको जब घटाएंगे 1 में से तो देखो मैंने घटा दिया 0.496। ठीक है, तो ये माइनस में आएगा क्योंकि ये छोटा और ये बड़ा है। इसको भी जब माइनस करोगे तो 1 - 2/2 हो जाएगा। तो ये 2 चला जाएगा ऊपर में और 1/1 - 2 ये क्या हो गया, -1 हो गया। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 0.992 हो गया। और प्रतिशत संगुणन कह रहा है तो 100 से गुना करो, तो 0.992 गुना 100, तो 992 बटा में 1000, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 1000 गुना 100, तो 2 0 से 2 0 कट गया, तो बटा 10 मतलब 99.2%। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए क्या क्या किए हैं शुरू से, और बनाने की कोशिश कीजिए दोबारा। एक बार में समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो दोबारा समझिएगा। बस याद रखना कि यहाँ पे जो अल्फ़ा का मान आया हमारा, सॉरी आई का मान जो आया 0.504, उसको 0.50 मत लेना कि विगुणन संगुणन या फिर विघटन की कोई स्थिति नहीं बनेगी। इसीलिए मैंने डायरेक्ट जितना आया था उतना ही वैल्यू रख दिया। ठीक है, नहीं तो 1/2 - 1 ऊपर भी आ रहा था, 1/2 - 1 नीचे भी आ रहा था, तो ये कट जाता, तो ये गड़बड़ हो जाता। इसीलिए जो आया है वही रखिएगा। और लास्ट में देखिए सॉल्व करने के बाद ये 99.2% आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, इसको नोट कीजिए। और इसी के साथ हमारा बिलियन पार्ट का समाप्ति होता है, और ये दूसरा पार्ट था, इसको मैंने ख़त्म कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। तो आप लोग पूरा का पूरा जितना भी शुरू से वीडियो है, टोटल आपका 12 लेक्चर है बिलियन पार्ट में। 12 लेक्चर को अच्छे से देखिए। NCERT की पाठ्य पुस्तक का सारा क्वेश्चन आंसर बना जाइए आप लोग, जितना न्यूमेरिकल है सारा न्यूमेरिकल बना जाइए। और जो भी आपको डाउट्स आते हैं वो डाउट्स मेरे फ़ोन नंबर पे पूछिए, या फिर व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कीजिए, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। ठीक है, तो फिर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए बाबू, और मेहनत कीजिए, और इस चैप्टर को शुरू से पूरा कॉपी पे लिख लिख के पढ़िए, और मेरे नंबर पे भेजिए कि आप वाकई पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ये मेरे को पता होना चाहिए। लिंक बॉक्स में वो नंबर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया रहता है, वहाँ से जिनके पास नंबर नहीं है, जो बच्चे नहीं भी पढ़ रहे, इस कोचिंग के छात्र नहीं हैं, वो भी अगर चाहते हैं तो आप भी पढ़ करके और नोट करके आप भेज सकते हैं मेरे नंबर पे। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये हमारा पहला लेक्चर सक्सेसफुली समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। नोट कर लीजिए इसको।